भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते यूपी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम 21वीं सदी के उत्तरार्ध में खड़े हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। बात की जाए अगर वर्तमान समय की, तो आप जानते हैं कि हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जिनके बारे में आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार से, क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें काम में ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं एक सकारात्मक विचार से। देखते हैं क्या है हमारा आज का सुविचार। हमारा आज का सुविचार है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। कहते हैं कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। अगर हमें सफल होना है तो हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। अगर हम सही समय का उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पा सकते हैं। ये तो बात रही सुविचार की। अब आप जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये मकसद रहता है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को पहुंचाएं। इसके लिए हम हमेशा एक विषय का चुनाव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा आज का विषय, जिस पर आधारित होगा हमारा आज का कार्यक्रम। हमारा आज का विषय है विधानसभा चुनाव और दूरदर्शन की भागीदारी। दोस्तों, जब भी बात भारतीय संविधान की आती है तो भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं, और बात करें अगर दूरदर्शन की तो दूरदर्शन को मीडिया का आधार कहते हैं। और इसीलिए दूरदर्शन लखनऊ ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। तो आज के अपने बेहद खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं दूरदर्शन लखनऊ के उन अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ, संपूर्ण दूरदर्शन परिवार को, जिन्होंने अपनी पूर्ण मेहनत और लगन के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ आप तक कार्यक्रम के माध्यम से इस चुनाव प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं। दो वर्ष 2020 और 2021 बहुत बुरे बीते, पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी। लेकिन उस समय एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं गुनगुनाया करता था, आपसे शेयर करता हूं। आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं, मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन राह दिखाएगा, वही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। मित्रों, कोरोना का काल जो खराब समय था वो खत्म हुआ। उसके बाद हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव घोषित हुए और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ के हम निवासी हैं, जिस दूरदर्शन केंद्र में हम काम करते हैं, वहाँ पर चुनाव, विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। ये बहुत मुश्किल था, आसान कार्य नहीं था, लेकिन समाज के सभी वर्गों में, सभी तबकों ने कंधे से कंधा मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस चुनाव को बहुत अच्छे तरह से संपन्न कराया। इसमें दूरदर्शन ने भी इस बड़े महायज्ञ में अपनी छोटी सी आहुति डाली, और पहली आहुति डाली उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में स्थित दूरदर्शन केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री
अनुपम स्वरूप जी ने। एक लोक सेवा प्रसारक की भूमिका में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ ने विधानसभा चुनाव में जो अहम भूमिका निभाई उसका नेतृत्व किया, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट इंग्लिश में कहें तो, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के केंद्राध्यक्ष और उप महानिदेशक श्री अनुपम स्वरूप जी ने। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने अनुपम जी निभाई, तो ज़रा हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करिए, उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में कुछ बताइए हमको आप। आत्म प्रकाश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रचार प्रसार के सबसे सशक्त माध्यम रहे हैं शुरुआत से ही। हर चुनाव में दूरदर्शन की बहुत ही अहम भूमिका रहती है मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 में भी हमारे लखनऊ दूरदर्शन केंद्र ने कई क्विकीज़ और प्रमोस का निर्माण किया और उनका प्रसारण लगातार कई महीनों तक होते रहा, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें और मतदान के लिए प्रेरित हो सकें, ज़्यादा मतदान कर सकें। इन प्रोमोज और क्विकीज़ के निर्माण में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, खासकर युवा वर्ग जो पहली बार मतदान देने वाले थे इस विधानसभा चुनाव में, ताकि वे मतदान के प्रति आकृष्ट हों और मतदान जरूर करें। इसके अलावा हमारे समाचार एकांश ने, उन्होंने भी जो है क्या बोले यूपी कार्यक्रम का निर्माण किया, जिसकी एंकर ने जिनकी रीमा प्रसाद ने विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर मतदाताओं से उनकी नब्ज़ टटोली। मित्रों, कोई भी फौज तब अच्छा परफॉर्म करती है जब उसका लीडर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है और अच्छे से फ्रंट में जाकर लीड करता है। इस पूरी प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2022 जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल जी ने हम लोगों को अपना कुशल नेतृत्व दिया। आप अनुपम जी सीधे उनके प्रोटोकॉल में, हायरार्की में उनके बाद आते हैं, इस केंद्र के केंद्राध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगा इस पूरी प्रक्रिया में? जी हाँ, चुनाव संबंधी समस्त कार्यों में हमारे डीजी महोदय बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे लगातार हमारे केंद्र के संपर्क में रहे और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहे। डीडी कॉन्क्लेव के दौरान जो है वो बहुत ही बारीकी से एक एक इशू को, एक एक मैटर को मॉनिटर कर रहे थे। मुझे याद है कि कॉन्क्लेव 7 और 8 तारीख को थी फरवरी में, और 6 तारीख को रात 12 बजे तक वो हम सब के साथ तैयारियां देखते रहे और पुनः सुबह 7:30 बजे वे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो गए। उसके बाद लगातार 7 और कॉन्क्लेव उन्होंने की और एक नए मुकाम पर पहुंचाया, दूरदर्शन को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो वो लगातार जो प्रेरणा देते रहे, उस प्रेरणा को लेकर हम पूरा दूरदर्शन केंद्र लखनऊ हो या दिल्ली का समाचार एकांश हो, सभी लोग मिलकर उस दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। तो आप हमें ये बताइए अनुपम जी कि कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें 100% सफलता मिले। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं हमें 100 में 100 नंबर मिले, 90 मिलते हैं, कभी 80 मिलते हैं, कभी 70 मिलते हैं, कभी 75 मिलते हैं। तो इन सभी जो भी नंबर मिले उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। तो हमें ये बताइए, इस अनौपचारिक बातचीत के दौरान दर्शकों से भी अपने साझा करिए चुनौतियाँ जो आपने फेस की इस पूरी प्रक्रिया में। जी हाँ, चुनौतियाँ कुछ रही हमारे समक्ष। जैसे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो चुनावी प्रसारण राजनीतिक दलों का किया गया, उसके लिए हमारे पास समय बहुत कम था और 10-10 मिनट के 183 स्लॉट्स की रिकॉर्डिंग करनी थी और उनका प्रसारण भी करना था 1 महीने के अंदर, जो कि चुनौती भरा कार्य था। लेकिन हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने रात दिन एक करके इस कार्य को अंजाम दिया सफलतापूर्वक, और 5 मार्च को हमारा आखिरी चुनावी प्रसारण हुआ। इसी तरह डीडी कॉन्क्लेव जो हमारी हुई, ये दूरदर्शन के इतिहास में पहली बार कोई लाइव डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जो डीडी यूपी द्वारा किया गया। हमारे डीजी महोदय ने जनवरी माह के मध्य में ये मंशा जाहिर की कि क्यों ना हम राजनीतिक दलों के राजनेताओं को बुलाकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन करें, ताकि वे राजनीतिक दल अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकें और जनता उनके एजेंडे के हिसाब से अपने मतदान निर्धारित कर सके। इतने कम समय में इतने बड़े कार्य को अंजाम देना थोड़ा
मुश्किल भरा तो था, लेकिन हमारे समाचार अनुभाग, कार्यक्रम अनुभाग और इंजीनियरिंग अनुभाग ने मिलकर एक साथ होकर के, और साथ में डीडी न्यूज़ चैनल जो हमारा है वहाँ के हेडक्वार्टर्स ने सहयोग किया और हमने इस कार्य को अंजाम दिया और दूरदर्शन के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। वैसे मिश्रा जी, इन समस्त डीडी कॉन्क्लेव में दूरदर्शन का एक जाना पहचाना चेहरा सूत्रधार था, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि आप थे। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार साझा करें इन कॉन्क्लेव के जी दर्शकों के साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुल 8 कॉन्क्लेव्स हुई। जैसा अनुपम जी ने बताया, ये सिलसिला जनवरी के महीने से शुरू हुआ। लखनऊ में पहली कॉन्क्लेव हुई 2 दिन की। उसके बाद फिर 3 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरठ गए हम, देहरादून गए, बरेली गए, झांसी गए, प्रयागराज गए, गोरखपुर गए, वाराणसी गए। जैसे 7 चरणों में चुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा विचार बना हमारे उच्चाधिकारियों का कि उन स्थल विशेषों पर जाया जाए जहां पर चुनाव होने हैं। पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए। जी, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए, फिर रुहेलखंड गए और धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर हमने रुख किया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि दूरदर्शन स्टूडियो से बाहर निकलकर लोगों के बीच गया और लोगों से सीधे बातचीत की। और जो एक कभी कभी ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल सरकार की ही बात रखते हैं, तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि हम प्रसार भारती हैं, हम एक स्वायत्त शासी संस्था हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी राजनैतिक दल निष्पक्ष रूप से आएंगे और अपनी बात रखेंगे। और न सिर्फ वो रखेंगे अपनी बात, बल्कि जनता उनसे तीखे सवाल भी करेगी। और ये सब कुछ हुआ, आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ हुआ। और आपने सूत्रधार की बात की, तो वो एक कठिन कार्य होता है, दुरूह कार्य होता है, लेकिन उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से और ईश्वर की कृपा से और थोड़ी मेहनत से वो कार्य संपन्न हुआ। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है अनुपम जी कि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, कम से कम 10 से लेकर के 15-17 चुनाव, लोकसभा, विधानसभा सब मिला दूं अगर, तो 33 वर्षों के कार्यकाल में मैंने अनेक चुनाव देखे हैं। लेकिन ये पहला चुनाव था जब मैं पूरा प्रदेश टहला, प्रदेश के हर कोने में गया और सीधे लोगों से बातचीत की। तो वो अनुभव मेरे लिए अनिर्वचनीय था। वो अनुभव मेरे लिए ऐसा था जो आज तक नहीं हुआ है, और ये मेरे जीवन की थाती है। इसे मैं हमेशा संजो कर रखूँगा अपने साथ। बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे भी मेरे बारे में ये बात की और मेरे विचार आपने मुझसे जानने चाहे तो मैंने खुलकर बताए। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप अनुमति दें। देखिए, आज 9 तारीख है। कल सुबह से मतगणना का दौर शुरू होगा। हमारे पूरे ऑफिस में, सिकंदर बाग में जो कार्यालय है, हरा भरा कार्यालय, तो उसमें बहुत चहल पहल है, लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो ज़रा आप बताएं कि मतलब क्या होने वाला है कल। जी हाँ मिश्रा जी, अब हम चुनाव के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। 5 विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए उनकी मतगणना कल होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी मतगणना होनी है। आखिरी दौर का चुनाव 7 तारीख को हुआ था। और हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जो सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा मतगणना की। तो हमारे केंद्र ने तैयारियां कर रखी हैं। 8 बजे सुबह से 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जो देर रात्रि तक चलेगा, जिसके जरिए हम अपने दर्शकों तक मतगणना संबंधी सारी खबरें पहुंचाएंगे। हमारे अधिकारी और कर्मचारी इसको लेकर अति उत्साहित हैं, बिकॉज़ पहली बार किसी प्रादेशिक केंद्र में ऐसा होगा कि AR और VR का इस्तेमाल किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकेंगे और दर्शक उसे ज़रूर पसंद करेंगे। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम तभी संभव हो पाता है जब हमारे केंद्र पर अवस्थित समाचार, कार्यक्रम और इंजीनियरिंग अनुभाग एक साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चलें और एक बहुत ही बेहतर सामंजस्य हो। तो मैं मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है, ये जो हमारे केंद्र पर इतना बेहतर सामंजस्य है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो दर्शकों, आपसे भी हम साझा करेंगे ये बात कि दूरदर्शन केंद्र में प्रमुख रूप से 3 अंग हैं, उसके 3 अनुभाग हैं।
अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, न्यूज़ यानी कि समाचार, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम, और चौथा हमारा जो अनुभाग है उसे हम प्रशासन अनुभाग कहते हैं, जो प्रशासनिक कार्य करता है। पहले 3 जो अनुभाग हैं उनका सीधा रोल होता है, उनकी भूमिका होती है किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी समाचार को आप तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कहते हैं ना, जब तक दिल, दिमाग और हाथ तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सही क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये सब कुछ हम इसलिए कर पाए क्योंकि ये तीनों विंग्स ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और आउटपुट जो आपके सामने पहुंचा वो आपने स्वयं उसकी प्रशंसा की। और इसमें एक बात मैं आपकी अनुमति से और जोड़ना चाहूँगा, जो अभी आपने जिक्र किया था। मित्रों, 10 तारीख को जब आप हमारा जनादेश उत्तर प्रदेश देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमारा वो प्रेजेंटेशन जो उन तीनों अनुभाग जिनका मैंने जिक्र किया उसके सम्मिलित प्रयास से हो पाया। आपको किसी प्राइवेट चैनल के बरक्स उसकी तुलना में हमारा प्रोडक्शन और हमारा प्रस्तुतिकरण 19 नहीं लगेगा, 21 लग सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कार्यक्रम अनुभाग में हूं, तो आप ज़रा मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि समाचार के विषय में तो हम लोगों ने बात की है, सब कुछ तीनों हम लोग मिलकर कैसे कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के विषय में कोई रूपरेखा आपके मन में हो तो, कि कैसे उसको और अच्छा? नहीं, ये तो हम लगातार हम इस पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम अनुभाग, समाचार अनुभाग और इंजीनियरिंग अनुभाग सभी मिल बैठकर हम अक्सर इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अपने केंद्र को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकें, कैसे बेहतर कार्यक्रमों का निर्माण हो सके। और अभी जो योजना है आगे की, उसमें एक म्यूज़िक फेस्टिवल करने का कार्यक्रम का प्रोग्राम है जी, प्लान है जी, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली और बुंदेली, बाकी जी जी जी, और हो सकता है कुछ और भी जो है कव्वाली भी ले सकते हैं, गजल जी भी ले जी जी। सकते हैं। तो इनका समायोजन कर जो है एक बेहतर कार्यक्रम का निर्माण किया जाए, म्यूजिक फेस्टिवल का निर्माण किया जाए। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को आउटपुट दिखता है जो, बस वही उनके लिए दूरदर्शन होता है। तो हम ये सभी अंग प्रत्यंग उसके मिलकर काम करते रहें, और इसी प्रकार से दूरदर्शन जो लोगों के जहन में है, हम कहते हैं ना कि वो डीएनए में है, हमारे भारतवासियों के डीएनए में दूरदर्शन बसता है। तो आप कुछ और साझा करना चाहेंगे बात? मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विगत दिनों हमने अपने स्टूडियो ए को डिजिटल कर लिया है। तकनीकी कई सुधार हुए हैं हमारे केंद्र पर, और तकनीकी रूप से भी हमारे कार्यक्रमों में बहुत सुधार हुआ है। दर्शक लगातार हमारे कार्यक्रम देखें, हमारी उनसे गुजारिश है। खास करके कल जो हमारा ये मतगणना संबंधित कार्यक्रम हमारा है, उसे सुबह 8 बजे से देर रात तक वो उसे देखें, क्योंकि हम सबसे सटीक समाचार देंगे मतगणना संबंधी, जो कोई और चैनल से आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात मेरे मन में और आ रही है। मैं जानता हूँ आजकल सोशल मीडिया की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो डीडी यूपी भी सोशल मीडिया पर क्या एक्टिव है, और अगर एक्टिव है तो कितना एक्टिव है, और अधिक से अधिक कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, इस बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। प्रसार भारती के निर्देशानुसार हमें सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करना है, उसे पब्लिसिटी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना है, जो डीडी यूपी बखूबी कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी प्रादेशिक केंद्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग हमारे केंद्र पर ही किया जा रहा है। ये हम जो 10 तारीख का कार्यक्रम है वो उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं सुबह 8 बजे से देर रात तक। तो भाई, हम ना तो ये क्लेम करते हैं कि हम सबसे तेज़ हैं, ना हम ये क्लेम करते हैं कि हम चटपटी समाचार या चटपटे कार्यक्रम पेश करते हैं। हम ऐसा कुछ क्लेम नहीं करते मित्रों, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। हम ये कभी नहीं भूलते कि हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारा गठन किया गया है। हम ये कभी नहीं भूलते कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ये हमारा ध्येय है, और हमें इस देश के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है इस देश में, उस तक पहुंचना है, उसकी आवाज़ बनना है। तो हम उसी भूमिका में रहेंगे। लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे, लोक सेवा प्रसारक की भूमिका में रहेंगे, और अगर आपका प्यार और दुलार हमको मिलता रहा और आपका समर्थन मिलता रहा,
तो विश्वास मानिए, हम ये कह सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम DDUP को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। दर्शकों, हमें आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। हमें ये बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमने चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव के पूरे रिजल्ट और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, विधानसभा वाइज पूरी तरीके से हमारी तैयारी है। हमारे 75 ज़िलों में हमारे 75 रिपोर्टर्स हैं, उनके माध्यम से आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। और हमारे साथ 10 मार्च को सवेरे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जुड़े रहिए और हम आपको पल पल की जानकारी, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक विधानसभा की विश्लेषणात्मक जानकारी आपको देते रहेंगे। जो फैक्टर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान काम कर रहे थे, लोगों के दिमाग में कर रहे थे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है, हमने एक स्वस्थ रूप से जो है पूरी तरीके से डिबेट पूरे महीने भर चलाई है और मतदाताओं को जागरूक किया है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें। एक तरीके से हमने जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको मनाने में पूरा सहयोग देने का प्रयास किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के दूरदर्शन द्वारा 75 जिलों में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके माध्यम से हमने अभी तक पल पल की जानकारी दी थी आप लोगों को। अब हम चूँकि चुनाव का आज शुरुआत हो रही है और सवेरे से लेकर के हम इस पे 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस पे पैनल पे रहेंगे। हमारे पास लगभग 125 लोग पैनल में हैं और हमारे एंकर्स, जो हमारे दूरदर्शन के एंकर्स हैं, उनके माध्यम से आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने अभी तक जो है दूरदर्शन को ये माना जाता था कि बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमने 8 जो है कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करके ये सिद्ध कर दिया कि हम जो है किसी से पीछे नहीं हैं। हमने अभी तक जो कॉन्क्लेव किया है और अंतिम कॉन्क्लेव जो हमने वाराणसी में किया है, ऑर्गेनाइज किया है, वो तो हमने क्रूज पर किया था। यूँ तो आपने समस्त चैनलों के कॉन्क्लेव देखे होंगे, लेकिन क्रूज पर किसी को नहीं देखा था। तो दूरदर्शन ने यहाँ भी अपनी लीड लेकर के क्रूज पर अपना जो है कॉन्क्लेव आयोजित किया था, जिसमें पूरा अप्रिसिएट किया गया, जिसका DDUP, DD न्यूज़ दोनों पर लाइव किया गया था। और इस तरीके से हम फिर आपको एक स्वस्थ और एक जानकारी जो है आपको देते रहेंगे। हमारा यही प्रयास है लोक प्रसारक होने के नाते कि कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं परोसते हैं जो लोगों के मानस पटल पर जो है कोई गलत प्रभाव डाले। हम लोक प्रसारक की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में बात की जाए इतिहास के पन्नों की, तो इतिहास के पन्नों पर हर दिन बेहद खास है। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या कुछ खास है इतिहास के पन्नों पर। शहर लखनऊ में ऐसी कई इमारतें हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं और स्वाधीनता आंदोलन के जंग की गवाह भी। लखनऊ में स्थित ऐसी ही एक इमारत है रेजिडेंसी, जो अपने अंदर समेटे हुए है अतीत की यादें। आज भी यहां मौजूद हैं क्रांति के निशान। इसका निर्माण सन 1775 में नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसे सन 1800 में नवाब सआदत अली खां के द्वारा पूरा करवाया गया। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में रेजिडेंसी का अपना ही महत्व है। 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में
हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने लगभग 86 दिनों तक यहां अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहां पर कैद रहे। अपने अंदर अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी पर्यटकों को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने 2 जुलाई सन 1857 को लड़ाई के दौरान गोली मार दी थी। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों में आज भी तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। लगभग 33 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस परिसर के अंदर कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष भी मिलते हैं। इतिहास की कई कहानियां भी जिनसे जुड़ी हुई है। इनमें बेली गारद गेट, ट्रेजरी हाउस, म्यूजियम, बेगम की कोठी आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रक्रिया चल रही होती है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ दूरदर्शन चुनाव की जो भी प्रक्रिया चली है उसके जो परिणाम आने हैं, यानी कि जो नतीजे आने हैं, उन्हें आप तक सही समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहा है। जनादेश 2022 डीडी उत्तर प्रदेश आपके लिए लाया है रिजल्ट्स। जी, 1 फरवरी से हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की रिकॉर्डिंग्स हुई थी, जिसमें हमारी पूरी टीम बैकड्रॉप पर थी, पर्दे के पीछे थी, और वो पर्दे के सामने यानी जो रिज़ल्ट है वो आप देखेंगे 10 मार्च को। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा एक बहुत बड़ा क्रू है, जिसमें टेक्निकल है, प्रोग्रामिंग है, एडमिन है, और पर्दे के पीछे वो काम होते हैं कि आपको भी अनुभव मिलता है और हमें भी लोगों से मिलने की मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि हम उनकी बातों को जानते हैं। ये बताना चाहेंगे जो राजनीतिक दलों का प्रसारण है उस पर प्रॉपरली हमारी वेटिंग कमेटी होती है, जो बताती है कौन से शब्द नहीं जा सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र में आपको अपने कहने की पूर्णतः आज़ादी है, लेकिन डीडी यूपी और स्पेशली पूरा हमारा टेलीविज़न दूरदर्शन कोशिश करता है, और हमारे कोड्स भी हैं कि हम वो कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो जनता को हर्ट करे। हम लोग पूर्णतया ख्याल रखते हैं, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे हमारे प्रोग्राम हो, भाषा संयमित हो और पूर्ण स्वतंत्रता से आप अपनी बात कह सकें। जो कई राजनीतिक दलों ने जिसका प्रसारण हमने शुरू किया था 5 फरवरी से और अंत हुआ 5 मार्च को। और जैसा मैंने बताया, हमारी टेक्निकल, प्रोग्रामिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूरी टीम लगी रही ये दिखाने के लिए कि हम आपको सच्चाई दिखाएं, और एक जो हमारी पूरी प्रोसीजरल एक्टिविटी है वो हमको दिखाएं, जिसके दरमियान आपने देखा डीडी कॉन्क्लेव देखा। यूपी के 8 शहरों में ये कॉन्क्लेव किया गया। राजनीतिक दलों को ये कहा गया कि आप अपनी बात को रखिए कि किस पार्टी का क्या मुद्दा है। उसका परिणाम आप देखेंगे जी 10 मार्च को। रिजल्ट का इंतज़ार करिए और पल पल की खबर सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक। और बीच में हम ये भी बताते चलेंगे कि आप जुड़े हुए हैं डीडी यूपी से, और मैं तो ये चाहूँगी, हमारी पूरी टीम चाहेगी कि आप हमेशा डीडी यूपी पे जो सच्चाई की बात करता है और कहता है, हम ही आपसे सच बता रहे हैं। सो प्लीज़ डू वॉच डीडी यूपी 10th March from 8 AM to 9 PM. Thank you.
दोस्तों, आज के बेहद खास कार्यक्रम में हमारा मकसद न सिर्फ आप तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और उसके नतीजे को पूर्ण पारदर्शिता और सही समय पर कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना है, बल्कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप आज के दिन से ही अगले 5 वर्षों तक जागरूक रहें और अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें, ताकि आप देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुलाकात होगी एक बार फिर कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।